लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हाइंशन ने एरिस्टोक्रेट स्पिरिट को मार दिया था, लेकिन वो एरिस्टोक्रेट स्पिरिट जान से नहीं मरी थी क्योंकि अभी तक हाइंशन ने उसका स्पिरिट स्टोन डिस्ट्रॉय नहीं किया था। जब तक उसका स्पिरिट स्टोन सही सलामत था तब तक वो स्पिरिट अमर थी। जिसके बाद हाइंशन वहाँ से वापस लौटने के लिए तैयार हो जाता है। इधर यांगली जो अभी के लिए यही सोच रही थी कि हाइंशन इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे बन गया, उसे हाइंशन की आवाज़ सुनाई पड़ती है। अब आगे उस आवाज़ को सुनकर वो सभी लोग बाहर देखने चले आते हैं कि आखिर क्या हुआ है एंड हाइंशन उन्हें आवाज़ क्यों मार रहा है। लेकिन जब बाहर आकर वो बाहर का सीन देखते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अभी के लिए उनके सामने एक बड़ा सा गोल्डन लायन था जिसकी पीठ पर हाइंशन बैठा हुआ था एंड उसकी पीठ पर अभी के लिए कई सारे बीस्ट की बॉडीज रखी हुई थी। इतने सारे बीस्ट बॉडीज देखकर वो सभी लोग शॉक में चले गए थे। तभी ल्यू फेंग आगे आता है एंड कहता है, हाइंशन क्या इन सभी को तुमने मारा है? तो इस पर हाइंशन बहाना बनाते हुए कहता है, नहीं नहीं, इन्हें मैंने नहीं मारा है। दरअसल कुछ बीस्ट आपस में फाइट कर रहे थे, तभी वहाँ पर एक एरिस्टोक्रेट स्पिरिट आ गई थी, उसने इन सभी को मारा है। इन सभी को मारने के बाद जब वो वहाँ से चली गई तो मैं इन सबको लेकर यहाँ पर चला आया। अभी के लिए उसका लक देखकर सभी लोग शॉक में चले गए थे एंड सोचने लगे थे कि आखिर ये बंदा कितना ज़्यादा लकी है। सभी ने भले ही उसकी बात मान ली थी, लेकिन यांगली को अभी भी लग रहा था कि हाइंशन कुछ ना कुछ तो छिपा रहा है। तभी एक बंदा कहता है, हाइंशन तुम इतना सारा मीट नहीं खा सकते हो, तो क्या तुम इसे बेचोगे? इस पर हाइंशन कहता है, हाँ मैं इन्हें बेचूंगा, लेकिन मैं उन लोगों को काफ़ी सस्ते में बेचूंगा जो लोग मेरी टीम ज्वाइन करेंगे। बाकी लोगों को दुगनी कीमत देनी होगी। ये सुनकर सभी लोग उससे पूछते हैं कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। तो हाइंशन समझाता है, मैं अभी के लिए यहाँ पर एक टीम स्टैब्लिश करने जा रहा हूँ। जो भी उस टीम में रहेगा उसे मैं सभी तरह के रिसोर्सेज काफ़ी कम कीमत में प्रोवाइड करूँगा। बाकी सभी को उसके लिए दुगनी तिगनी कीमत देनी होगी। तो इस पर एक बंदा पूछता है, जो लोग टीम ज्वाइन नहीं करेंगे उन्हें आखिर कितनी कीमत देनी होगी? तो हाइंशन मुस्कुराते हुए कहता है, जो मेरी टीम ज्वाइन नहीं करेगा उसे इवॉल्वर लेवल का एक ए जोन लाइसेंस देना होगा। ये सुनकर सभी लोग उसे गुस्से से घूरने लगते हैं एंड तभी एक बंदा मौका देखकर जाकर उन बॉडीज़ को चुराने की कोशिश करता है। लेकिन जब हाइंशन ये देखता है तो वो जल्दी से अपना खंजर बाहर निकालता है एंड एक ही हमले में उसका हाथ काट डालता है। अभी के लिए ये सब देखकर वहाँ मौजूद बाकी के लोग गुस्से में आ गए थे, तो सभी लोग एक साथ जाकर हाइंशन पर हमला करने लगते हैं। जब यांगली ये देखती है तो हाइंशन की मदद करने जाने लगती है, लेकिन उसे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है क्योंकि हाइंशन ने बहुत ही ईजिली उस पर हमला करने वाले हर एक बंदे को बुरी तरह से घायल कर दिया था। कुछ लोग पीछे से आकर उस पर हमला करने वाले थे, पर बाकी सभी की ऐसी हालत देखकर वो लोग अपनी जगह पर ही रुक जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर ट्विंग आ जाते हैं। ट्विंग को देखकर सभी लोग उनसे कहने लगते हैं, ट्विंग आइए हमारी मदद कीजिए, इस लड़के ने हमारे साथियों को मारने की कोशिश की है, आपको इसे मारकर इन सभी का बदला लेना ही होगा। तभी ट्विंग हाइंशन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। ये देखकर यांगली आगे आती है एंड समझाते हुए कहती है, ट्विंग इसमें हाइंशन की कोई गलती नहीं है, ये सभी लोग हाइंशन का शिकार चुराने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए हाइंशन ने उन्हें मारा है। ल्यू फेंग भी अभी के लिए यांगली का साथ देता है, लेकिन क्विंग उन सभी को रोक देते हैं एंड कहते हैं, मैंने डिसाइड कर लिया है मुझे क्या करना है। क्विंग एक बहुत ही पावरफुल इवॉल्वर थे, यहाँ मौजूद सभी लोगों में वो सबसे ज़्यादा पावरफुल थे। ऐसे में अभी के लिए यांगली को चिंता हो रही थी कि कहीं अगर उन्होंने हाइंशन पर हमला किया तो हाइंशन मारा ना जाए। क्विंग हाइंशन के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। हाइंशन अभी के लिए फाइट के लिए पूरी तरह से तैयार था, लेकिन तभी क्विंग अपने पास से अपनी पतली सी स्वॉर्ड निकालते हैं एंड अगले कुछ ही पलों में वो सभी लोग जिन्होंने हाइंशन पर हमला करने की कोशिश की थी उन सभी को मौत के घाट उतार देते हैं। इसके बाद वो हाइंशन के सामने झुकते हुए कहते हैं, मास्टर हाइंशन मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे यहाँ पर आने में थोड़ा लेट हो गया, जिस वजह से आपको इन सभी मुसीबतों का सामना करना पड़ा।
आप चाहे तो इसके लिए मुझे पनिश कर सकते हैं। वहीं क्विंग को हानशन के सामने झुकता देख सभी लोग शॉक में चले गए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों क्विंग हानशन के सामने झुक रहे हैं, पर हानशन समझ गया था। हानशन कहता है कि आप निंग फैमिली से हैं। तो इस पर क्विंग कहते हैं, हाँ मैं निंग फैमिली से हूँ। मैं निंग फैमिली का सबसे बड़ा बेटा हूँ, लेकिन सबसे नाकारा भी। मेरी वजह से आज आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। मेरा भतीजा शैंटियान बहुत ज़्यादा नादान है, इस वजह से पास्ट में उसने आपको परेशान करने की कोशिश की थी, पर मुझे उम्मीद है आप उसकी सभी गलतियों को माफ़ कर देंगे। मेरे डैड खुद आकर आपसे माफ़ी मांगना चाहते थे, लेकिन फिर उन्हें ऐसा लगा कि उनके ऐसा करने से आपकी पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है, इस वजह से उन्होंने ऐसा नहीं किया। उम्मीद है आप हमारी गलतियों के लिए हमें माफ़ कर देंगे। वहीं सभी लोग जब ये देखते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता है कि आखिर सामने चल क्या रहा है। वहीं यांगली मन ही मन कहती है, निंग फैमिली भी हानशन के सामने इतने अच्छी तरह से बिहेव कर रही है, कहीं सच में तो हानजिंग का वंशज नहीं है। अभी के लिए वो अपने ख्यालों में खो गई थी। तभी हानशन उसे उसके ख्यालों से बाहर लेकर आता है एंड कहता है, यांगली तुम्हें इन सभी बॉडीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अभी के लिए तुम्हें एक टीम फॉर्म करनी है, एंड हाँ याद रखना उस टीम में सही लोगों को ही ज्वाइन करना, बाकी लोगों को तुम्हें उस टीम में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यांगली को सभी काम सौंपकर हानशन वहाँ से डफने आ जाता है। वो अपने कमरे में बैठा कुछ काम कर ही रहा था, तभी एक बंदा उसके पास आता है एंड हानशन से कहता है, आज महीने का आखिरी दिन है, इस वजह से मिस्टर चैन ने अभी के लिए टेस्ट रखा है, हमें जाकर उस टेस्ट को ज्वाइन करना चाहिए। अगर हम उसमें जीतेंगे तो हमें कोई ना कोई रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। उसकी बात मानकर हानशन टेस्टिंग एरिया में आ जाता है। अभी के लिए मिस्टर चैन अनाउंस करते हैं, जो भी सोल्जर अपने सामने मौजूद स्प्रिंट नाम की मशीन की लेवल 10 ग्रेविटी होते हुए भी इसे पार कर लेगा, उसे मैं खुद एक इवॉल्वर लेवल का एज जोन लाइसेंस दूंगा। अभी के लिए सभी लोग वो रिवॉर्ड पाना चाहते थे, लेकिन बहुत से लोग पहले ही ट्राई कर चुके थे, इसके बावजूद कोई भी इस टेस्ट को पास नहीं कर पाया था। तभी वैंग कहता है, चैनजिन, मैक टीम, मेंटेनेंस टीम, गार्ड टीम और मेडिकल टीम, सभी टीम से लोग ट्राई कर चुके हैं, लेकिन अभी तक तुम्हारी कुकिंग टीम से कोई आगे नहीं आया है। क्या तुम अपनी कुकिंग टीम में आए न्यू कमर को कोई चांस नहीं देना चाहोगे? तो इस पर चैनजिन गुस्से में आ जाता है एंड कहता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? कुकिंग टीम का कोई भी बंदा बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं हुआ करता था, ऐसे में ये साफ साफ समझा जा सकता था कि वैंग बस उन्हें भड़काने की कोशिश कर रहा था। पर तभी बीच में हानशन आता है एंड कहता है, मिस्टर चैनजिन आप शांत हो जाइए एंड मुझे एक बार स्पिरिट को ट्राई करने दीजिए। चैनजिन उसकी बात मानकर शांत हो जाता है। इधर हानशन अभी के लिए स्पिरिट के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। यानरेन ने उसकी यहाँ पर रिक्रूटमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले थे एंड हानशन उसके एफर्ट्स को बर्बाद नहीं होने दे सकता था। अभी के लिए यानरेन ने उसे ये भी बताया था कि वैंग हायर ऑफिशियल्स का एक बंदा है। वैंग को यहाँ पर हायर ऑफिशियल्स ने भेजा है। वो लोग वैंग को डफने का कैप्टन बनाना चाहते थे, लेकिन यानरेन की वजह से वो डफने का कैप्टन नहीं बन पाया। इस कारण वो यानरेन से बहुत ज़्यादा चिढ़ता है एंड उससे बदला लेने की हर एक कोशिश करता है। कुछ ही पलों में टेस्ट शुरू हो जाता है। हानशन तेजी से स्प्रिंट के अंदर भागने लगता है। सभी की नज़रें उस पर टिकी हुई थी, खास करके मिस्टर चैन की, क्योंकि अभी के लिए उन्हें ये पता था कि हानशन की सिफारिश यानरेन ने खुद की थी एंड उसकी वजह से ही हानशन यहाँ पर है। मिस्टर चैन जी फैमिली से जुड़े हुए थे, ऐसे में वो जानना चाहते थे कि यानरेन ने जिस बंदे की इतनी सिफारिश की है वो आखिर कितना ज़्यादा पावरफुल है। उनके साथ साथ मैस ऑफिसर जाओपिंग भी इस टेस्ट को देख रहे थे एंड वो भी हानशन की तारीफ कर रहे थे। कुछ ही पलों में हानशन बहुत ही इजीली स्पिरिट के टेस्ट को कंप्लीट कर लेता है। अभी के लिए उसकी परफॉर्मेंस से कुकिंग टीम का हर एक बंदा बहुत ज़्यादा खुश था एंड उसकी तारीफ कर रहा था। वहीं कुछ लोग ये बातें कर रहे थे कि आखिर जब ये बंदा इतना ज़्यादा अच्छा है
तो आखिर इसे कुकिंग टीम में क्यों भेजा गया है? उसे मैक टीम या किसी और पावरफुल टीम में भेजना चाहिए था। तभी मिस्टर चैन हाइंशन के पास जाते हैं एंड कहते हैं, तुमने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, यह है तुम्हारा रिवॉर्ड, इवॉल्वर लेवल का एज जोन लाइसेंस। जिसके बाद वो मन ही मन कहते हैं, स्पिरिट किसी इंसान की सिर्फ फिजिकल एबिलिटी को टेस्ट नहीं करता है, साथ ही साथ उसकी डिसीजन मेकिंग, ओवरऑल स्ट्रेंथ एंड बाकी सभी स्किल्स को भी मेजर करता है। ये लड़का सच में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है। यान रैन ने इसके लिए जो सिफारिश की है वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। तभी हानशेन उन्हें सैल्यूट करते हुए कहता है, सर, ये मशीन ब्लैकहॉक मिलिट्री स्कूल के प्रोफेसर यान ने डिज़ाइन की है, उन्होंने ही इसे बनाया है, मैं उन्हीं का स्टूडेंट हूँ। साथ ही साथ उन कुछ चुनिंदा लोगों में से हूँ जिन्होंने इसके टेस्टर के रूप में काम किया था, इस वजह से मैं इसे काफ़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। ये सुनकर मिस्टर चैन कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो तुम बाकी लोगों को स्पिरिट के बारे में बता सकते हो, क्यों ना तुम उन्हें एक लेक्चर दो। इस पर हाइंशन मान जाता है एंड सभी लोगों को लेक्चर देना शुरू कर देता है। सभी लोग उसका लेक्चर ध्यान से सुन रहे थे। हाइंशन उन सभी को लेक्चर देने के बाद अभी के लिए मार्शल आर्ट स्टोर में आ जाता है। वो वहाँ मौजूद सभी एस रैंक की मार्शल आर्ट टेक्निक को देखता है, लेकिन उसे कोई भी टेक्निक पसंद नहीं आती है। वो निराशा के साथ कहता है, आखिर यहाँ पर इतनी बेकार टेक्निक्स क्यों हैं? तो इस पर एक बंदा उसे बताता है, क्योंकि ये कोई सेंट हॉल नहीं है, यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड मार्शल आर्ट टेक्निक्स हैं। लेकिन अगर तुम कोई अच्छी मार्शल आर्ट टेक्निक ढूंढ रहे हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक सजेशन है, क्यों ना तुम मिनी क्रिस्टल मार्शल आर्ट टेक्निक को चुनो। अगर तुम उसे पूरी तरह से प्रैक्टिस कर लेते हो तो इसे पूरी तरह से प्रैक्टिस करने के बाद तुम्हारी बॉडी किसी क्रिस्टल जैसी हो जाएगी, जो बहुत सारे वेपन्स के अटैक को बहुत ही ईजिली रोक सकती है। एक तरह से इसे प्रैक्टिस करने के बाद तुम्हारे पास एक मेटल बॉडी आ जाएगी। हाइंशन को भी जब बाकी कोई ऑप्शन नहीं दिखता है तो मिनी क्रिस्टल को ही परचेस कर लेता है। लेकिन हाइंशन को ऐसा करता देख अभी के लिए वैंग उसे बेवकूफ़ समझने लगा था। इधर हाइंशन वहाँ से अपने कमरे में आता है एंड मिनी क्रिस्टल का जीन सॉल्यूशन पीकर उसकी प्रैक्टिस के लिए बैठ जाता है। मिनी क्रिस्टल एक काफ़ी अच्छी मार्शल आर्ट टेक्निक थी, बट इसके साथ एक प्रॉब्लम थी। इसे पूरी तरह से मास्टर करने में लोगों को 20 से 30 साल लग जाते थे, कुछ लोगों को तो 50 साल तक लग जाते थे। हाइंशन के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था, उसे जल्द से जल्द इस मार्शल आर्ट टेक्निक को मास्टर करना था। इस वजह से वो तुरंत इसकी ट्रेनिंग में लग गया था। वो इसकी कल्टीवेशन कर ही रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी कल्टीवेशन के लिए बैठता है, अचानक से अपने आप ही उसकी आइस जेट स्किन एक्टिवेट हो जाती है। अचानक से हाइंशन को बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती है एंड उसे बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है। हाइंशन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ एक हो क्या रहा है, लेकिन वो इतना समझ गया था कि अभी के लिए वो सो नहीं सकता है, क्योंकि अगर वो सो गया तो फिर वो कभी दोबारा उठ नहीं पाएगा। हाइंशन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कमरे का हीटर काम क्यों नहीं कर रहा है, क्या उसमें कोई फॉल्ट हो गया है। पर थोड़ी देर में उसे समझ आने लगता है कि अभी के लिए कमरा ठंडा नहीं हुआ है, बल्कि सिर्फ उसकी बॉडी ठंडी हुई है। शायद उसकी बॉडी के साथ ही कोई प्रॉब्लम हुई है। हाइंशन अपने आप को जगाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अपने आप को जगा कर रखने में नाकाम हो रहा था। उसे बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद आ रही थी एंड वो चाहकर भी खुद को उस नींद से दूर नहीं ले जा पा रहा था। खुद को जगा कर रखने के लिए वो खुद को कई बार 4 से 5 थप्पड़ भी मारता है एंड फाइनली वो जागा रहने में कामयाब होता है। कुछ ही पलों बाद अचानक से उसकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल होने लगता है। हाइंशन तुरंत कल्टीवेशन के लिए बैठ जाता है। हाइंशन की बॉडी में अभी के लिए एक अलग सी एनर्जी दौड़ रही थी, जो उसे काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेश फील करा रही थी। उसे फील हो रहा था कि उसकी पावर वक्त के साथ और ज़्यादा बढ़ रही है। हाइंशन कुछ ही पलों में अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट कर लेता है, जिसके बाद वो इस सोच में पड़ जाता है कि अचानक से उसकी आइस जेट स्किन एक्टिवेट क्यों हो गई थी। लेकिन तभी जब वो चेक करता है तब उसे पता चलता है कि अभी के लिए वो
आइस जेट स्किन की फर्स्ट लेवल पर पहुंच चुका है। हानशन काफ़ी समय से इसकी प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन वो इसकी फर्स्ट लेवल पर नहीं पहुंच पाया था। बट आज जब उसने मिनी क्रिस्टल का सॉल्यूशन पिया एंड उसकी प्रैक्टिस की, तो वो तुरंत इसकी फर्स्ट लेवल पर पहुंच गया था। शायद मिनी क्रिस्टल एंड आइस जेट स्किन इसी तरह से एक दूसरे से रिलेटेड थी। हानशन जल्दी से वॉशरूम में जाकर अपनी बॉडी को चेक करता है। उसकी बॉडी पर अभी के लिए छोटे छोटे क्रिस्टल्स आ गए थे, जिन्होंने उसकी पूरी बॉडी को कवर कर रखा था। अभी के लिए उसकी नॉर्मल बॉडी एक क्रिस्टल बॉडी में बदल चुकी थी। ऐसे में हानशन बहुत ही इजीली किसी भी वेपन के अटैक को ब्लॉक कर सकता था, वो भी आर्मर के बिना। एंड ये काफ़ी ज़्यादा कमाल की बात थी। एंड अब इसी के साथ हमारा एपिसोड आज यहीं पर ख़त्म हो जाता है।